नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे आज सैटरडे के न्यूज़ आर्टिकल की। जैसा कि आपको मालूम है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो हमारा सेशन होता है वो एडिटोरियल बेस्ड होता है और सैटरडे को एक न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा आर्टिकल होता है ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप संडे को जितना भी चीज़ें हमने पढ़ी है मंडे से लेकर सैटरडे तक वो सब चीज़ें रिवाइज करके मंडे की क्लास में जब आप लौटते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ आप लौटते हैं। तो कल का दिन रिवीजन के लिए रखा गया है, एक दिन आपको दिया गया है ताकि आप मंडे से सैटरडे तक जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। आइए करें स्टार्ट आज के सेशन को। नोइंग इज नॉट एनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट एनफ, वी मस्ट डू। केवल जानना काफ़ी नहीं है, आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। केवल इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, आपको उन चीज़ों को करना भी पड़ेगा। तो केवल सोचने मात्र से चीज़ें नहीं होती हैं, सोचने के साथ साथ ड्रीम देखने के साथ साथ उस दिशा में प्रयास भी करने पड़ते हैं। और केवल जान लेने मात्र से बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई हमें ये सब कुछ पता है, ये मुझे पता है, हाँ मुझे पता है कैसे होगा, लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आता, उनको एप्लीकेशन नहीं आती। एक छोटा सा एग्जांपल हम इंग्लिश का ले लें कि इंग्लिश के अंदर हम ग्रामर सीखते हैं, हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हम वोकैबुलरी सीखते हैं, बस हमें आता है, लेकिन हमें अप्लाई कैसे होगा वो नहीं पता, तब तक आपका स्कोर भी अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, जीवन में उतारिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आइए करते हैं स्टार्ट। तो आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, जल्द ही यहाँ पर फ्री वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ कि 15 जुलाई के बाद यहाँ पर फ्री वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास अगर ऐप होगी तो आप उन वीडियोज़ को एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह के कोर्सेज यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, जिसमें वेंसडे को हम 2 बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का। एक बैच का ड्यूरेशन 1 साल है, एक बैच का ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। तो जो भी आप चाहें वो वहाँ पे उपलब्ध हैं, ले सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप एक बार ज़रूर से विजिट करें। आज के सेशन में हम एक न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन में आप अंत में कुछ स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था कि पूरे वीक आप प्रयास करते हैं, पूरे वीक आप मेहनत करते हैं और लोगों को इसका बेनिफिट होता है, तो उन स्टूडेंट्स का नाम मैं अनाउंस करूंगा, तो आप सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए करते हैं स्टार्ट। क्या कहना चाहता है, एक इकोनॉमी पे बेस्ड ये छोटा सा आर्टिकल मैंने लिया है। इंडिया नीड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है FDI। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम FDI के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो FDI है, ये क्या है? FDI है। तो कह रहे हैं कि भारत को जरूरत है किसकी? FDIs की जरूरत है। भारत को विदेशी निवेश की आवश्यकता है ना। विदेश से सीधा निवेश किसी सेक्टर में अगर हो रहा है हमारे देश में, उसको FDI कहा जाएगा। तो भारत को आवश्यकता है, तो इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, नीड्स इसकी वर्ब हुई, इंडिया सिंगुलर है, इस कारण से नीड्स है। अब यहाँ ये मान के चलें, आप एक छोटी सी कल्पना करें कि यहाँ पे अगर टीम का नाम होता, देश का नाम नहीं होता, इंडिया टीम का नाम होता, तो यहाँ पे फिर नीड ही आता। अगर आप टीम के रूप में किसी देश का नाम यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि देश के नाम के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है। तो भारत को जरूरत है FDIs की, भारत को जरूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। और कितना निवेश चाहिए? निवेश चाहिए यहाँ पे 50 से 60 लाख करोड़ का। एंड द मनी कैन बी टैप्ड, और ये मनी फिर सब्जेक्ट बन गया और ये इसको पैसिव बना दिया इसने। वैसे तो मनी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव वो इसमें ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन जिसको देखकर वर्ब लगा रहे हैं हम, उसी को मैं सब्जेक्ट कह रहा हूं। तो मनी को टैप किया जा सकता है। टैप का मतलब क्या है? टैप से मतलब है यूटिलाइज, टैप का मतलब है मेक यूज ऑफ, टैप का मतलब है पुट टू यूज, है ना। एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो इसके स्थान पर। इसका मतलब है उपयोग में लाना, इसको कहते हैं टैप। तो कह रहा है कि पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है मेनली थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। किसके माध्यम से कर सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इसका प्रयोग आप कर सकते हो। आधारभूत कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके माध्यम से आप ये मनी को यूटिलाइज कर सकते हो। आगे कह रहा है एज वेल एज MSME सेक्टर। MSME सेक्टर क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं उसको बोलते हैं MSME सेक्टर। लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग का सेक्टर है उसे MSME सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो कहना चाह रहा है कि भी भारत को जरूरत है FDI की। और कितना रुपया चाहिए? वर्थ का मतलब होता है मूल्य। वर्थ का मतलब होता है कि भी इतना रुपया चाहिए, इस मूल्य, इस वैल्यू की आपको राशि चाहिए। तो कह रहा है कि पैसा चाहिए 50 से 60 लाख करोड़। और पैसों का इस्तेमाल मैनली यहाँ पे कर रखा है एडवर्ब के रूप में, ठीक है। और पैसों का इस्तेमाल किस रूप में हो सकता है? तो मुख्यतया इस रूप में हो सकता है। थ्रू है प्रेपोजिशन। तो एडवर्ब जो होता है वो एक प्रेपोजिशन की विशेषता भी बता सकता है। ये हम डिस्कस करते ही हैं जब एडवर्ब पढ़ते हैं कि एडवर्ब जो है नाउन प्रोनाउन को छोड़ दें तो बाकी सबकी विशेषता बता सकता है। कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं
जो एडजेक्टिव फॉर्म में भी आ सकते हैं तो वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता भी बता सकते हैं। तो थ्रू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसकी विशेषता बताने के लिए मैनली का प्रयोग इससे पहले। जनरली ये भी देखने में आता है एडवर्ब में कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, उससे ठीक पहले ही हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे थ्रू की विशेषता थ्रू से पहले इसको प्लेस कर दिया। तो कह रहा है कि भारत को जरूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। कितना निवेश चाहिए? 50 से 60 लाख करोड़ का चाहिए। और पैसा जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किस रूप में किया जा सकता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा सकता है। पैसा कैसे आप मतलब यूटिलाइज करोगे, पैसों का उपयोग कैसे करोगे? तो पैसों का उपयोग कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। और फिर कह रहा है एमएसएमई सेक्टर भी इसमें साथ में शामिल है। एज वेल एज का मतलब यही तो होता है कि इसको भी जोड़ दीजिए। तो एमएसएमई सेक्टर भी है जिसके माध्यम से ये इस्तेमाल हो सकता है। और किस लिए? टू एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है गति तेज कर देना, ठीक है, गति तेज कर देना, क्विकन कर देने को बोलते हैं एक्सिलरेट। तो किसके लिए? एक्सिलरेट करने के लिए। एक्सिलरेट क्या करना है? द व्हील्स ऑफ कोरोना वायरस हिट इकोनॉमी। हिट जहां आ गया इसका मतलब प्रभावित। तो कोरोना वायरस की चपेट में आ रही जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई, आपको पता है। और अर्थव्यवस्था चौपट होने के पीछे कारण क्या था? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से प्रभावित जो अर्थव्यवस्था है उसके व्हील्स को, व्हील्स का मतलब क्या होता है? पहिया। अब मान लीजिए गाड़ी है और गाड़ी के पहियों को रफ्तार देनी है, गाड़ी के पहियों को तेज गति देनी है, तो उसको कहा गया है कि कोरोना वायरस से प्रभावित जो अर्थव्यवस्था है उसके पहियों को या उसकी रफ्तार को तेज करने के लिए ये जरूरत है पैसा। और ये बात किसने कही है? अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार ये बातें हैं। बात समझ में आई? मैं रिपीट कर देता हूँ। भारत यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब नीड्स है। इसके नीचे हम आए तो मनी सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करके कैन बी टैप्ड किया गया है। किसी भी मॉडल का पैसिव बनाने का तरीका होता है कि मॉडल के साथ में आप बी जोड़ते हैं और उस बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस करते हैं। टैप का मतलब यूज करना होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भारत को ज़रूरत है एफडीआई की। कितना एफडीआई चाहिए? 50 से 60 लाख करोड़ चाहिए। और पैसा जो है वो किस माध्यम से यूज करोगे? ये यूज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से यूज कर सकते हैं 50 से 60 लाख करोड़ को। और किस लिए यूज करना है? तो उद्देश्य बताया है इन्फिनिटिव लगाकर कि जो अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुकी थी, है ना, उससे ग्रस्त है अर्थव्यवस्था, उसको गति देने के लिए, है ना, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरत है इस पैसे की। और ये बात किसने कही है? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कही है। तो यहाँ पे टैप का मीनिंग हमने जान लिया, सब्जेक्ट और वर्ब निकाल लिया, बाकी कुछ यहाँ पे सीखने को ज्यादा कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एम्फसाइजिंग, एम्फसाइजिंग का मतलब है स्ट्रेसिंग, इसी को मैं कह सकता हूँ स्ट्रेसिंग, ठीक है। स्ट्रेसिंग मतलब दबाव डालना, एम्फसाइज का मतलब दबाव डालना। एम्फसाइजिंग दैट इट एट दिस जंक्चर, जंक्चर का मतलब होता है इस पॉइंट पर, इस स्टेज पर, इस क्षण, इस मूवमेंट, इसको बोलते हैं जंक्चर। तो कह रहे एम्फसाइजिंग दैट, इस बात पर जोर देते हुए कि एट दिस जंक्चर, इस मूवमेंट पर, इस क्षण, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एफडीआई जो है, इज द नीड ऑफ द आवर। ये क्या है? ये इस समय की आवश्यकता है। नीड ऑफ द आवर वैसे एक फ्रेज है, इसका मतलब है अब की आवश्यकता है, इस समय की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस बात पर जोर देते हुए कि इस मूवमेंट पर, इस क्षण एफडीआई जो है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस समय की बहुत बड़ी अर्जेंट एक नेसेसिटी है। द सीनियर मिनिस्टर सेड, तो सीनियर मिनिस्टर ने ये सब करते हुए क्या कहा? तो सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि सच फंड्स, सच वाला फंडा हमने समझा हुआ था कि सच के बाद में अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल भी आ सकती है। अगर आपने सिंगुलर लगाई है तो उससे पहले ए और एन लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि सीनियर मिनिस्टर कौन हुआ? नितिन गडकरी जी की बात चल रही है। तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि सच फंड्स वुड बेनिफिट द कंट्री, की ऐसे फंड्स, चूंकि देखो यहाँ पे सेड लग चुका है, सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, इसीलिए देखो विल बेनिफिट के स्थान पे वुड बेनिफिट किया। तो सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे फंड्स जो हैं, ऐसी धनराशि जो है उस वो फायदा पहुंचाएगी, बेनिफिट देगी किसको? देश को। एज देयर इज अ नीड फॉर पंपिंग इन द लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, क्योंकि आवश्यकता किस बात की है? देयर इज अ नीड, तो ये इन्वर्जन है, देयर से स्टार्ट है, तो अ नीड यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है कि आवश्यकता है किस चीज की? पंपिंग इन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जहां भी आ जाए इसको आप पढ़िएगा कैश, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। पंप इन का मतलब कैश को मार्केट में डालना, ठीक है, पैसा डालना मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में, उसको बोलते हैं पंप इन। तो आवश्यकता किसकी है? कि मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में नकदी डाला जाए, इसकी आवश्यकता है। मैं रिपीट कर दूं, एक तो सब्जेक्ट एफडीआई है, एफडीआई सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब इज है। फिर एक सब्जेक्ट द सीनियर मिनिस्टर है, वर्ब इसकी सेड है। फिर सच फंड्स है, सच फंड्स है तो वुड बेनिफिट इसकी वर्ब है।
अ नीड है तो इसकी वर्ब इज है, क्योंकि ये इन्वर्जन है तो इससे पहले वर्ब ले लिया। कहना क्या चाह रहा है कि इस बात पर जोर देते हुए, याद रखिएगा कि जब भी एम्फसाइज और स्ट्रेस, बहुत काम की बात है, एम्फसाइज और स्ट्रेस, यदि आपने इनका प्रयोग वर्ब के रूप में किया है, यदि इनका प्रयोग आपने किस रूप में किया है, वर्ब के रूप में, तो इनके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। याद रखिएगा इस चीज को, यदि इनका प्रयोग आपने वर्ब के रूप में किया है तो इनके साथ किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। स्ट्रेस या एम्फसाइज का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर ये नाउन के रूप में आ जाते हैं तो इनके साथ में ओन लगता है, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इनका प्रयोग कर दिया नाउन के रूप में तो फिर क्या लगेगा, ओन लगेगा। तो यहां तो वर्ब के रूप में ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्बल एडजेक्टिव होता है, तो वर्ब का काम कर रहा है, नाउन तो है ही नहीं फिर ये। तो कह रहा है कि इस बात पर जोर देते हुए कि इस मोमेंट एफडीआई जो है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे फंड्स का, ऐसा फंड जो है ये 50 से 60 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, ये देश को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि यहां पे आवश्यकता है मार्केट में कैश डालने की, नकदी डालने की। चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिसरप्टेड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया आपका सब्जेक्ट, आर्थिक क्रियाएं, ये इसको देखकर एक्टिविटीज है तो प्लूरल है, और हैव बीन दे रखा है तो इसका मतलब पैसिव बनाने की ओर अग्रसर है। ये देखिए थर्ड फॉर्म में बीन के साथ में। सिग्निफिकेंटली वर्ब से पहले है तो ये एडवर्ब है। सिग्निफिकेंटली के दो मतलब निकाल सकते हो, एक तो होता है महत्वपूर्ण तरीके से और एक होता है बहुत बड़े स्तर पर, तो ये बहुत बड़े स्तर पर है। तो आर्थिक क्रियाएं जो हैं उनको बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो चुकी हैं। किसके द्वारा प्रभावित हुई है वो आगे दे रखा है आपको। तो डिसरप्ट का मतलब देखिए डिस्टर्ब होना, अनसेटल होना, अनइंटरप्ट होना, ऑब्स्ट्रैक्ट होना। तो आर्थिक क्रियाएं बाधित हो चुकी हैं, आर्थिक क्रियाएं व्यवधान इसमें पड़ चुका है। किसके कारण पड़ चुका है तो दे रखा है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब वही है जो सब्सिक्वेंट का मतलब है, इसके परिणाम स्वरूप, इसको फॉलो करते हुए दे रखा है। देखो सब्सिक्वेंट के मीनिंग फॉलोइंग है, एंस्यूइंग है, सक्सीडिंग है, लेटर है, जो बाद में होता है वो क्या होता है, वो होता है सब्सिक्वेंट। तो इसी को मान लीजिए इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ। तो क्या बोल रहा है कि भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। किसके चलते, पेंडेमिक के चलते। पेंडेमिक वैश्विक महामारी कोविड-19 एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन, और पेंडेमिक के बाद में जो लॉकडाउन्स लगाए गए थे उनके चलते यहां प्रभावित हुई है। दैट वर, अब दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है तो लॉकडाउन्स को देखकर है, तो इस कारण से लॉकडाउन्स को देखकर वर है। तो वो लॉकडाउन जो कि इन प्लेस का मतलब जिनको मतलब लगाया गया था, लागू किया गया था, किसके लिए, टू कर्ब। कर्ब का मतलब रेस्ट्रिक्ट, हम पढ़ के आए हैं कल के आर्टिकल में ही। प्रतिबंधित करना, रोकना, बुरी चीजों पर नियंत्रण लगाना। तो किस लिए लॉकडाउन लगाए गए थे, ताकि रोका जा सके क्या, इन्फेक्शन के स्प्रेडिंग को। स्प्रेडिंग यहाँ पे नाउन बन रही है, कर्ब यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्प्रेडिंग यहाँ पे, कि कर्ब करने के लिए क्या कर्ब करना है, संक्रमण को, संक्रमण का जो फैलाव है उसको रोकने की बात है। बात समझ में आ गई, रिपीट कर देता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो मतलब बहुत ज्यादा यहां पे व्यवधान उनमें पड़ा है, किसके चलते, पेंडेमिक के चलते। और उसके बाद जो लॉकडाउन्स लगाए गए थे उसके कारण, लॉकडाउन्स किस लिए लगाए गए थे, ताकि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जा सके, इसलिए लॉकडाउन लगाए गए थे। आगे आ जाइए। कंट्री एट दिस जंक्चर नीड्स लिक्विडिटी। कंट्री सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। एट दिस जंक्चर, इस मोमेंट, मोमेंट पढ़ के आए थे अभी हम। जंक्चर का मतलब मोमेंट होता है, स्टेज होता है। तो कह रहा है कि देश को इस क्षण, इस समय जरूरत किसकी है, जरूरत है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब क्या बताया था मैंने, कैश की जरूरत है। तो देश को इस समय जरूरत है कैश की। विदाउट लिक्विडिटी आवर इकोनॉमीज विल नॉट एक्सेलरेट। तो कह रहा है कि विदाउट लिक्विडिटी, बिना कैश के, आवर इकोनॉमीज विल, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसका पहिया, विल नॉट एक्सिलरेट, वो मतलब गति प्राप्त नहीं करेगा, उसकी गति तेज नहीं होगी। जो इकोनॉमी फिलहाल बड़ी धीमी गति से चल रही है वैसा ही मूवमेंट इसका रहेगा, इसमें स्विफ्टनेस नहीं आएगी अगर कैश नहीं आएगा तो कह रहा है कि ₹50 to 60 लाख करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यही बात की थी हमने एफडीआई की, 50 से 60 लाख करोड़ की, इज नीडेड, इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट है, इसको देखकर इज है। इज नीडेड आवश्यकता है, पैसिव वॉइस है। इन द कंट्री, देश में। अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज का मतलब वर्तमान परिस्थितियों में, अंडर का मतलब के तहत, और प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज वर्तमान परिस्थितियों में। टू बूस्ट द इकोनॉमी, किसके लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। बूस्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। द रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड एमएसएमई मिनिस्टर टोल्ड पीटीआई इन एन इंटरव्यू।
इंटरव्यू प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। तो ये इंटरव्यू चल रहा था किनका, नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी किस पोजीशन पर फिलहाल, किस डेजिग्नेशन पर है, तो ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और एमएसएमई मिनिस्टर हैं ये, इन्होंने ये बात कही है। तो कह रहा है कि देश को इस समय लिक्विडिटी की जरूरत है, बिना लिक्विडिटी के हमारे देश का पहिया जो है वो गति प्राप्त नहीं करेगा। 50 से 60 लाख करोड़ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी जरूरत है देश में वर्तमान परिस्थितियों में, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, इसकी गति को बढ़ाने के लिए। ये बात नितिन गडकरी जी ने कही है। एक और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंक्लूडिंग हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, रेलवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ब्रॉड गेज एंड मेट्रो अपार्ट फ्रॉम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कैन अट्रैक्ट लार्ज स्केल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ही नोटेड। तो यहां से उठाइए, ही यहां पे नितिन गडकरी जी के लिए क्या है, प्रोनाउन है। तो नितिन गडकरी ने नोट किया या बात बताई, क्या बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो भी मतलब बिल्डिंग मटेरियल वगैरह जो होता है ना उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा जो होता है उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसमें शामिल क्या क्या है, इसमें हाईवेज शामिल है, एयरपोर्ट शामिल है, इनलैंड वाटरवेज का मतलब जो किसी राज्य की टेरिटरी में आते हैं, वाटर सोर्सेज, वाटर्स जो आते हैं जैसे कि कैनल, नहर है या रिवर है, उनके लिए इनलैंड वाटरवेज कहा जाता है। रेलवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स का मतलब जहां पे ऐसा क्षेत्र, ऐसा इंडस्ट्री का क्षेत्र जहां पे आप कह सकते हो वेयर हाउस होते हैं, जहां पे स्टोरेज होता है सामान का, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक पार्क्स। ब्रॉड गेज एंड मेट्रो, ब्रॉड गेज समझ में आता ही है, पटरियों की बात कर रहा है, तो ब्रॉड गेज एंड मेट्रो, मेट्रो समझ में आता ही है आपको। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, तो के अलावा किसके, एमएसएमई के। एमएसएमई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में काफी बार पूछा जाता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। अब इसकी सीधी सीधी वर्ब जो है वो यहां पे आके कनेक्ट होगी, ये अट्रैक्ट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मतलब बड़ा स्केल पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकता है, अट्रैक्ट का मतलब अपनी ओर खींचना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है अपनी ओर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकता है। कौन कौन से सेक्टर हैं उसमें, इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं उनके नाम बताएं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बातें किसने बताई हैं, नितिन गडकरी जी ने आगे बताई हैं। चलिए, ये हमारा सेशन हो गया। अब मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको, जो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो मंडे से लेकर सैटरडे तक अपना पूरा प्रयास करते हैं। मैं इन नामों को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का नाम यहां बता दूं, एक स्टूडेंट जिनका नाम शायद पंकज सर हैं, मुझे पता नहीं, आईडी ही कुछ इस प्रकार से आपकी होती है, मैं नाम बता नहीं पाता, क्या पता क्या है। अभ्यास अकेडमी, शायद पंकज सर, वो बड़े एक्टिव रहते हैं। वो जब आप चैट करते हैं, देखते हैं लाइव चैट में, मैंने मेरी टीम से मेरे नाम प्राप्त किया है, मुझे नहीं पता, एक दो बार मैंने देखा था शुरुआत में, फिर मैं चैट में उपलब्ध नहीं होता हूँ, उपस्थित नहीं होता हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं होता इन चीज़ों का। लेकिन मेरे साथियों ने बताया कि इनका नाम आप ज़रूर से बताइएगा, बहुत प्रयास करते हैं, हर एक चीज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक वो देखते हैं। तो बधाई के पात्र हैं पंकज सर आप। जो कोई भी आपका नाम है मुझे पता नहीं है, आप नाम ज़रूर बताने की कृपा करें आज की लाइव चैट में, या फिर कमेंट कर दें ताकि मुझे पता लग जाए। ठीक है जी। एक मुहिम चली थी जिनको शुरू किया था दिव्या चैनपुरिया ने, मैं फिर नाम लेना चाहूँगा, दिव्या चैनपुरिया ने शुरू किया, फिर अनीश एक स्टूडेंट है जो शुरू हुए, उसके बाद में देखेंगे आप, तो आप अब कमेंट बॉक्स में देखें, अगर 300-400 कमेंट हैं तो उसमें 50 से 60 ऐसे स्टूडेंट लगे हुए हैं जो कि इस प्रकार से पूरी चीज़ों को समराइज करके आपको परोसते हैं। ये लोग बधाई के पात्र हैं, ना केवल इसलिए कि मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि आपका सहयोग भी कर रहे हैं। ठीक है ना, आपकी हेल्प कर रहे हैं ये लोग। अगर आप किसी कारणवश कोई सेशन नहीं ले पाते हैं या आपके पास समय नहीं होता है पूरा सेशन देखने का, कभी भी कुछ, मैं तो ये कहूँगा देखना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि किताबें में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऐसे तो क्लास भी नहीं लेंगे तो फिर कैसे चलेगा। क्लास लीजिए, पूरी क्लास देखिए, और उसके बाद में ऐसे एफर्ट्स पुट करने से बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। जिन बच्चों ने ये लिखा है उनको तो कम से कम क्लियर हो ही गया है, फिर साथ में आपको भी सहयोग कर रहे हैं कि किसी कारणवश आप चाहते हैं, मान लीजिए आप नए हैं और ये देखना चाहते हैं कि चैनल पर क्या मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देखें। एटलीस्ट हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके देखें, भरपूर आपको बहुत सारी चीज़ें जो यूजफुल हैं वो मिलने वाली हैं। तो साकेत चक्रवर्ती ये इनका नाम है, और देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने भी परोसा है चीज़ों को, सारी चीज़ें। शुरुआत इन्होंने वही मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट होके, फिर ग्रामर के कॉन्सेप्ट बताए हैं, फिर वर्ड मीनिंग बताए हैं, है ना, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, एवरीथिंग उन्होंने सारा कवर किया है। दिव्या चैनपुरिया, इनको तो आप जानते ही हैं, शुरुआत इन्हीं से हुई थी, है ना, शुरुआत इन्होंने की थी, उसके बाद में बहुत कुछ चीज़ें, और आज इन्होंने शायद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जोड़ी है। मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया क्योंकि बहुत सारे नाम मुझे लेने थे आज के दिन। इन्होंने एक जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया, करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया, जरूर से इनका कमेंट आप जाके देखिएगा।
फिर प्रियंका सोनकर, ये इनका एक प्रश्न मैंने लिया है कि सर ये तो समझ आ गया कि देयर का यूज होने पर इन्वर्जन लगता है, बट देयर का यूज किस टाइम पे होता है, हम कैसे पता करेंगे, देयर लगेगा सर, कंफ्यूजन है इसमें। तो प्रियंका सोनकर जी सुनिएगा क्या कहानी है। देयर तब लगता है जब कोई सब्जेक्ट नहीं है, है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में डमी सब्जेक्ट के रूप में कि सब्जेक्ट की ही भूमिका में हो लेकिन सब्जेक्ट उसको मानना नहीं होता है, तब देयर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कि 10 स्टूडेंट क्लासरूम में है, तब उसमें सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। आप कैसे कहोगे इसको कि स्टूडेंट्स तो काम करने वाले है ही नहीं, है ना, जहाँ पे काम होता ही नहीं है, या फिर कहें कि काम अगर मतलब ऐसी क्रियाएं जब मिलेगी लिंकिंग वर्ब मिल जाएंगी आपको, है ना, लिंकिंग वर्ब जैसे अपीयर आ गया, सीम आ गया, इज एम आर वॉज वर आ गया, तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो एक्शन वर्ब तो इनमें होती नहीं है, और अगर होती हैं तो फिर इनका सब्जेक्ट गायब मिलता है। सब्जेक्ट गायब मिलता है तो सब्जेक्ट लाने के लिए आपको देयर एक इन्वर्जन के रूप में यूज किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, न केवल देयर बल्कि नॉट ओनली भी होता है, नेवर भी होता है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस भी होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जरूर से जब इन्वर्जन बताता चलता हूं मैं, हर एक मैंने सेशन में प्रीवियस सेशन में बातें की है, वो जरूर देखिएगा, पता लग जाएगा कि इन्वर्जन लगता है और उन चीज़ों के साथ इन्वर्जन लगता है। जनरली नेगेटिव एडवर्ब जो होते हैं उनके साथ स्टार्ट करते हैं। देयर खैर नेगेटिव एडवर्ब तो नहीं है, लेकिन इसका डमी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूं शायद आप आंसर से संतुष्ट हों। आगे देखिएगा, सर्वेश कुमार, इनका एक मुद्दा था, सर आप तो फर्स्ट आर्टिकल करवाते थे, ये कल की बात है भाई, और आज आपने सेकंड आर्टिकल करवा दिया। मैंने फर्स्ट आर्टिकल की रीडिंग करके रखी थी पहले से, सर आप जो भी आर्टिकल पढ़ाएं प्लीज सर पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कीजिए कि मैं उसको पहले से ही एक बार खुद से रीड कर सकूं। सर्वेश कुमार जी, मैं पहला ही एडिटोरियल करवाता हूं हमेशा, माफी चाहूंगा। कल मुझे भी पता नहीं लगा, जब मैंने एडिटोरियल पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया, फिर जब मैं रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद में मैंने जब सेकंड एडिटोरियल पेड कोर्स के लिए मैंने तैयार किया, तब पता लगा कि भाई ये पहला एडिटोरियल था, माफी चाहूंगा उसके लिए। वैसे मैंने आजकल 2 दिनों से एडिटोरियल का टाइटल जो होता है उसमें डाल देता हूं नाम में कि इस नाम का एडिटोरियल करवा रहा हूं। कल को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी होगी तो आप टाइटल जरूर देख लिया कीजिए, ये शायद सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। आगे देखिए, अक्षय गोदारा, इन्होंने भी उसी सीरीज में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं इन सभी बच्चों से चाहूंगा कि इनको तो कम से कम याद हो, ठीक है ना, इनको याद होने चाहिए ये चीजें, तभी ये फ्रूटफुल हैं, वरना फिर टाइम वेस्ट होगा। फिर सनाया उपाध्याय, ये इनका नाम मैंने काफ़ी बार आपके सामने लिया है, दिव्या चैनपुरिया, अनीश, सनाया उपाध्याय, कुछ नाम तो मैं जानने लग गया हूँ, तो ये लोग काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में सोनाली गुप्ता की एक प्रॉब्लम थी कि सर फॉल, रिडक्शन, डिक्लाइन जो गिरावट का मीनिंग देते हैं उनके साथ इन प्रेपोजिशन आपने बताया। फिर फेल के साथ टू क्यों प्रेपोजिशन, भाई मैं हमेशा एक बात बताता हूं आपको कि आप कंटेक्चुअल रेफरेंस देखकर ही निर्णय लें, हमेशा रटने की कोशिश ना करें। मैंने वहां जब बताया तो उसका मीनिंग भी तो देखें, उसका मतलब था गिरावट है, और किस चीज में गिरावट है, फॉल इन प्राइसेस है ना, फॉल इन कुछ भी मतलब अमाउंट है। तो ऐसी स्थिति जहां पे आपको दे रखा हुआ कि गिरावट है तो किस में है, तब इन लगता है। ये जो फेल के साथ टू लगा हुआ था तो उसका मतलब ये था कि ये उस स्तर तक गिरा है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आके गिरा, तब टू लग रहा है, ये उसकी मंजिल हो गई कि यहां पे आके रुका है, तब टू लगाया था। तो इस प्रकार देखा कीजिए, आप रटने की कोशिश ना करें, ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद में विनोद जाट, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। कल एक बच्चे का नाम मैंने लिया था और काफ़ी सारे लाइक्स वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। नमोल है ना नाम का एक स्टूडेंट था, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था। उसके बाद में इनका भी प्रयास सराहनीय है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। उर्मिला पांडे कहती हैं कि फॉल के साथ इन फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगाते हैं क्या, फॉल के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन नहीं लगेगी क्या? लगेगी उर्मिला जी, ये भी हो सकता है, जैसा कि सोनाली ने प्रश्न पूछा वैसा ही क्वेश्चन आपका है। मैं फिर बता दूं कि गिरावट अगर अर्थ है किस चीज में गिरावट है, तो फॉल के साथ, डिक्लाइन के साथ। अगर नाउन के रूप में है तो इन लगता है। फ्रॉम का मतलब है कि कहां से गिरना शुरू हुआ, टू का मतलब है कहां पे आके रुका। तो यहां से शुरू हुआ, ठीक है, यहां से शुरू हुआ और यहां पे आके रुका, तो इसका मतलब ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, यहां पे आके यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे आके रुक रहा है, तो ये क्या है, ये आपको फ्रॉम और टू बताएगा कि कहां से शुरुआत और कहां पे अंत हुआ है। इस प्रकार से फ्रॉम लगा सकते हैं। महेंद्र नाथ श्रीवास्तव, बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा, बहुत अच्छा से उन्होंने लिखा। देखो ये चीजें जो होती है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सुंदर लगती हैं, ये चीजें आपको पढ़ने में मदद करती हैं। और आप भी समझिए कि ऐसा दिखाई देता है, ज्यादा पढ़ने का मन करता होगा उस चीज की बजाय जो बहुत ही मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा किसी स्टूडेंट सिस्टमेटिक नहीं लिखा, बहुत अच्छा प्रयास सभी का, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने सुंदर बनाने का प्रयास किया है ताकि आराम से आप उन चीज़ों को देखें और पढ़ने का मन भी करें। इसके बाद रूही अंसारी हैं, इन्होंने लिखा है, इन्होंने हिंदी के अंदर भी लिखा है ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर प्रॉब्लम हो इंग्लिश में तो आप इनका देख सकते हैं। रूही अंसारी जी ने लिखा। फिर अनीश कुमार, मैं इनका तो बहुत ही अच्छे से मतलब सबसे अलग ये लिखते हैं,
सबसे अलग इसलिए मैंने अंतिम में इनका कमेंट लिया है, सबसे अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके पास आप जाके देखेंगे अगर, तो ये उसमें आपको पूरी समरी भी तैयार करके देते हैं। जो बच्चे समरी की डिमांड करते हैं वो इनका देखा करें, समरी इनके पास है। फिर अगला मैंने स्क्रीनशॉट डाला नहीं है इनका, उसके अंदर इन्होंने जो सब काम आप करते हो वो भी करते हैं, ये वो कैप भी लिख के देंगे, शुरुआत से अंत तक सब चीज़ें भी करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि हर चीज़ बताने की आपको कि एडिटोरियल किस बारे में है, तो ज़रूर से इनका आप देखें। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल और इस वीक का अंतिम आर्टिकल। अब हम मंडे को मुलाकात करेंगे शाम को 5 बजे। ज़रूर से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जमकर लाइक कर दें और ऐसे ही सहयोग करते रहें, प्यार देते रहें। बहुत जल्द ही बहुत सारी चीज़ें नई मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश सीखने में आएगी, आप बहुत अच्छे से चीज़ें सीख पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू ऑन मंडे एट sharp 5 o'clock. Till then, goodbye. Thanks a lot.